जय हिंद। पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन की क्लास 7th में आपका स्वागत है। देखिए, पीछे हम 6 क्लास डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने पुलिस एक्ट और कुछ पैरा पढ़े हैं जो प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता आ रहा हूँ कि देखिए, प्री और मेंस के लिए हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके सिवाय हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, CRPC और IPC में मिलाकर आपका कितना सेक्शन बैठते हैं? लगभग 484 वो हो गए, 511 यानी कि 1000 के लगभग आपके सेक्शन बैठते हैं। लेकिन अब 1000 सेक्शन थोड़ी पढ़ते हैं, मुश्किल से देखिए, आप स्टूडेंट हैं तो आप 600 सेक्शन पढ़ेंगे और आप एक अगर टीचर हैं तो आप मुश्किल से 400 सेक्शनों को टच करेंगे। क्योंकि देखिए, सभी सेक्शन हमको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि कहते हैं सिलेक्शन का तरीके होता है, सिलेक्टेड पढ़िए और सिलेक्शन पाइए, यानी कम पढ़िए सिलेक्शन पाइए। ज़्यादा आपको देखिए टीचर तो बनना नहीं है, नहीं आपको उस पर कोई बुक रिसर्च करनी है, बुक बनानी है, ठीक है। वही हिसाब आपका पुलिस एक्ट और रेगुलेशन में है। इसमें क्या है, देखिए पैरा बहुत सारे हैं, 554 पैरा हैं, ठीक है। सेक्शन बहुत कम है, 47 सेक्शन है। तो सेक्शन तो आप सारे पढ़ सकते थे प्री के मेंस के पर्पज़ से, लेकिन पैरा आपको सारे नहीं पढ़ने। पैरा में क्या होता है कि आप कुछ ही इंपॉर्टेंट पैरा पढ़िए जहाँ से आपका प्री और मेंस बन जाता है। दूसरी बात, देखिए प्री और मेंस पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप मेंस के हिसाब से पढ़िए, क्योंकि देखिए मेंस जब आप पढ़ते हैं तो आपका 60 से 70% प्री उसमें कवर हो जाता है। और दूसरी बात, अगर मेंस के साथ जब पढ़ते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, ठीक है। आपका प्री कभी उसमें से कोई आएगा भी तो नहीं छूटेगा। आप सिर्फ प्री के हिसाब से पढ़ते हैं, देखिए उसमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, हम वन लाइनर पढ़ते चले जाते हैं तो हमको पता नहीं होता है कि इसमें क्या प्रावधान था, कैसा था, क्या कॉन्सेप्ट था, क्लियर नहीं हो पाता। अजी उसी क्वेश्चन को वो घुमा के पूछ लेता है तो हम उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और उसी चीज़ को अगर हम मेंस के हिसाब से पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ से वो किसी भी प्रकार से पूछ ले तो वहाँ से हम कभी कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हमेशा तैयारी अपनी मेंस के हिसाब से करिए, और मेंस हिसाब से पढ़ते हैं तो आपका 60 से 70% आपका वहाँ से प्री तैयार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन बचते हैं, उनको पढ़ लीजिए, आपका प्री और मेंस दोनों तैयार है। तो देखिए क्लास 7 है। तो देखिए यार, क्वेश्चन मैंने जो बताया है वो है कि ये है कि देखिए पैरा को जो हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि गिरफ्तार व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ने तथा अभिरक्षा में रखने के क्या नियम बताए गए हैं। जब हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसको जो अभिरक्षा नहीं हवालात में रखने के बारे में, ठीक है, और जमानत पर छोड़ने के, ठीक है। अब देखिए अभिरक्षा का जो अर्थ जो निकल के आ रहा है, देखिए अभिरक्षा यहाँ जो निकल के आ रही है वो कौन सी अभिरक्षा है, वो पुलिस अभिरक्षा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखिए हम जब सेक्शन 167 पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखिए 2 अभिरक्षा पढ़ते हैं, न्यायिक अभिरक्षा, पुलिस अभिरक्षा। न्यायिक अभिरक्षा कौन सी होती है, जब प्रथम बार मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी व्यक्ति को उपस्थित किया जाता है गिरफ्तार करके, तो वह उसको कम से कम 15 दिन की अभिरक्षा में भेज सकता है ना। वही अभिरक्षा कौन सी होती है, पुलिस अभिरक्षा होती है। उसके बाद जो भेजेगा उसको तो वो न्यायिक अभिरक्षा मानी जाएगी, ठीक है ना। जो 15 दिन से अधिक की फिर अभिरक्षा होती है वो क्या होती है, न्यायिक अभिरक्षा होती है, ठीक है। पुलिस अभिरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो बात कर रहा है वो पुलिस अभिरक्षा के बारे में बात कर रहा है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जमानत पर छोड़ने की और अभिरक्षा में रखने के क्या नियम है, कैसे कैसे उसको अभिरक्षा में रखा जाएगा और कैसे उसको जमानत पर छोड़ा जा सकता है, नहीं छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इस बारे में जो प्रावधान किया गया है वो पैरा 156 से 164 तक में प्रावधान किया गया है, ठीक है। पैरा 156 से 164 में प्रावधान किया गया है कि कैसे गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी जाएगी और कैसे उसको हवालात में अभिरक्षा में रखा जाएगा, उसके क्या क्या नियम बताए गए, ठीक है। तो देखिए पैरा 156 जो बात करता है वो ये बात करता है, देखिए हमेशा याद रखिए कि देखिए गिरफ्तार कौन लोग करेंगे, गिरफ्तार का कोई भी करे, लेकिन 2 व्यक्तियों को नाम से गिरफ्तारी की जाती है। या तो अन्वेषण कोई कर रहा है, ठीक है, या थाने का भाषा अधिकारी। थाने का भाषा अधिकारी कौन होता है, वो होता है कि देखिए जो थाने का इंचार्ज होता है, ठीक है। चाहे कोई कांस्टेबल किसी को गिरफ्तार करके लाए, लेकिन वो किसके नाम से गिरफ्तारी मानी जाएगी, वो थाने के भाषा अधिकारी के नाम से ही गिरफ्तारी मानी जाएगी, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, कांस्टेबल को कोई ड्यूटी नहीं मिलती है, उसकी जो भी ड्यूटी होती है वो किसके प्रति होती है, वो थाने के जो भाषा अधिकारी जो उसका इंचार्ज होता है उसके प्रति होती है, ठीक है। एक होता है अन्वेषण अधिकारी। अन्वेषण अधिकारी कौन होता है, मान लीजिए किसी हमारे उच्च अधिकारी के द्वारा, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, या न्यायालय के द्वारा किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है कि इस मामले की जांच पड़ताल आप करेंगे, ठीक है, तो वो अन्वेषण अधिकारी होता है, ठीक है। उसको पावर देखिए इंचार्ज जैसी मिलती है, लेकिन कुछ उसकी पावरें अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ ये बात करता है कि जो अन्वेषण अधिकारी और भाषा अधिकारी क्या करते हैं, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। जब गिरफ्तार करते हैं तो वहाँ पहले विचार करेंगे, ठीक है, कि इसको जमानत दी जाए या नहीं दी जाए, ठीक है। लेकिन इससे पहले वो क्या करेंगे, इससे पहले वो सेक्शन याद करिए CRPC का 169 और अध्याय 33, जिसमें 2 आपके सेक्शन बताए गए हैं,
436 और 437, यानी 436 और 437, ठीक है। 169 में क्या बताया गया? 169 में आपका ये बताया गया कि जब देखिए, जब कोई पुलिस अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, उसको लगता है कि उसके पास कोई पर्याप्त मतलब साक्ष्य नहीं है कि इसको मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाए, ठीक है, तो उसको बंद पत्र निष्पादित करने पर छोड़ देगा और अंतिम रिपोर्ट तैयार करके न्यायालय को भेजेगा, ठीक है। तो ये 169 में, जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, FR, है ना, यानी फाइनल रिपोर्ट, यानी अंतिम रिपोर्ट लगा देता है कि इसमें हमको कोई कार्रवाई करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं मिला है, और वो न्यायालय को भेज देता है कि न्यायालय इसमें जो भी निर्णय देगा वो उस न्यायालय के ऊपर होगा, ठीक है। तो देखिए, जो पैरा 156 जो बात करता है वो यही बात करता है कि जब किसी अन्वेषण अधिकारी द्वारा या भारसाधक अधिकारी द्वारा जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, तो वह CRPC की सेक्शन 169 और अध्याय 33 के अंतर्गत सेक्शन 436 और 437 के को ध्यान में रखते हुए विचार करेगा कि इसको जमानत दी जाए या नहीं दी जाए, ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें एक चीज़ बात और निकल के आती है कि देखिए, जमानत देने, वो अगर अपराध जमानतीय है तो उसको जमानत वो दे देगा, ठीक है। अगर अपराध अजमानती है तो तब वह इससे जमानत देने से क्या कर सकता है, इनकार कर सकता है, ठीक है। भाई देखिए, अब वेल्यूबल ऑफेंस है, ठीक है ना, तो उसमें तो दे देगा, और नॉन वेल्यूबल ऑफेंस है तो उसमें इनकार वो कर सकता है। लेकिन नॉन वेल्यूबल ऑफेंस में यानी अजमानती अपराध में भी वो इनकार तब तक नहीं करेगा, कब तक? मान लीजिए उसने किसी व्यक्ति को अजमानती अपराध में गिरफ्तार कर लिया, तो उसमें भी उसको जमानत देने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ भी लगा दी गई है, अगर अपराध मान लीजिए 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, मृत्यु दंड से दंडनीय है, आजीवन कारावास से दंडनीय है, ठीक है, या उसको इससे पहले 2 बार मतलब 3-3 वर्ष के कारावास से दंडनीय किया जा चुका है, 7 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, या उसको इससे पहले 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय किया जा चुका है, जैसा कि आप CRPC के सेक्शन 437 में पढ़ते हैं, वही बात यहाँ बताई गई है, ठीक है। तो वो जमानती अपराध में जमानत दे सकता है और अजमानती अपराध में जमानत दे सकता है, लेकिन इस पर एक कंडीशन बता दी गई कि कौन सी कंडीशन में वो जमानत देने से इनकार कर देगा, ठीक है। तो देखिए, पैरा 156 क्या बात करता है कि जब अन्वेषण अधिकारी या थाने का भारसाधक अधिकारी जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, तो सेक्शन 169 और अध्याय 33 के सेक्शन 436 और 37 के अंतर्गत विचार करेगा कि इसको जमानत की अनुमति दी जाए या ना दी जाए, ठीक है। लेकिन वह तब तक इनकार नहीं करेगा जब तक उसको विश्वास करने के विद्युत कारण नहीं है कि उसने अजमानती अपराध नहीं किया है, और वह अजमानती अपराध में भी उसको बेल दे देगा, ठीक है। और लेकिन उसको लगता है कि देखिए, बेल अजमानती अपराध कब मना करेगा? जब ही मना करेगा जब उसको लगता है कि ऐसे सिर्फ इसने कोई मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया है, तो उसको जमानत देने से इनकार कर देगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ 2 बात अभी मैं शुरुआत में आपसे डिस्कस की थी, अन्वेषण अधिकारी और थाने का भारसाधक अधिकारी, ठीक है। अब देखिए, इन 2 चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे अभी मैंने आपको शुरुआत में एक शब्द बोला था कि दोनों की पावर थोड़ी थोड़ी अलग होती है, ठीक है। अब इसमें क्या पावर होती है, देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि जमानत पर दोनों दे सकते हैं, ठीक है। अब अन्वेषण अधिकारी, भाई अन्वेषण अधिकारी इंचार्ज तो होता नहीं किसी थाने का, जहाँ का वो अन्वेषण कर रहा तो वहाँ का इंचार्ज तो वो है नहीं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को वो गिरफ्तार करता है, ठीक है, अब उसको लगता है कि इसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मेरे पास पर्याप्त आधार नहीं है और मुझे को फाइनल रिपोर्ट इसके खिलाफ तैयार करनी चाहिए, ठीक है। तो 169 के अंदर वो फाइनल रिपोर्ट तैयार करता है, तो उस कंडीशन में जो अन्वेषण अधिकारी होता है, ठीक है, सिर्फ 169 में 169 के अंतर्गत वो कार्रवाई करता है, तो उस व्यक्ति को जमानत देने का अधिकार उसके पास होता है। अगर वह 169 की कार्रवाई नहीं करता है, ठीक है, और अपराध जमानती है या अजमानती है, उसको लगता है कि इसको जमानत दे देनी चाहिए, तो वह स्वयं जमानत नहीं देगा। वो क्या करेगा, उस व्यक्ति को थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा, ठीक है। जिस थाने की सीमाओं के अंतर्गत वो अन्वेषण कर रहा है, जहाँ अपराध हुआ था, उस थाने के भारसाधक अधिकारी के वो समक्ष ले जाएगा। वह क्योंकि थाने के भारसाधक अधिकारी के ही पास ये अधिकार है कि वह उसको जमानत दे या ना दे, ठीक है। सिर्फ अन्वेषण अधिकारी देखिए यहाँ पे क्या करेगा, वो सिर्फ 169 के अंतर्गत कार्रवाई करता है तो उसको बेल पर छोड़ सकता है, लेकिन इसके सिवाय अगर उसको बेल पर छोड़ना चाहता है तो उसको वो समक्ष लेके जाए, किसके, जो थाने का इंचार्ज होता है उसके समक्ष लेके जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जो भी मैं बता रहा था, ये छोटी छोटी चीज़ें यही प्री में पूछी जाती हैं, क्योंकि प्री हमेशा मेंस के साथ ही तैयार होता है 60 से 70%, ठीक है ना। तो देखिए, ये क्या था, ये था कि गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत छोड़ने के क्या नियम है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये देखिए, पैरा 156 था जो बताता है कि कैसे कैसे उसको जमानत पर छोड़ा जाएगा, ठीक है। इसको जब हम मेंस में लिखेंगे तो इसको देखिए क्या हम लिखेंगे, इसको हम 436 और 37 के साथ मिलाते हुए लिखेंगे, ठीक है। वही प्रावधान यहाँ दिया गया है, ठीक है ना। दूसरा, बस यहाँ पर 2 चीज़ चेंज हो जाती हैं,
ये जो अन्वेषण अधिकारी है वो सिर्फ 169 के अंतर्गत ही व्यक्ति को जमानत पर छोड़ सकता है, अपराधी को, और वह और किसी अपराध में छोड़ना चाहता है, 169 की कार्रवाई नहीं करना चाहता है, तो वो उसको कहाँ भेजेगा, थाने के वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष भेजेगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने का नियम हमने समझ लिया। अब बात आती है अभिरक्षा में रखने के नियम। ठीक है। अब उसको अभिरक्षा में रखने का नियम जो दिए गए हैं वो पैरा 157 से लेकर 164 तक दिए गए हैं। ठीक है। 157 से 164 तक उनको रखने के बारे में प्रावधान किया गया है कि उनको कैसे कैसे रखा जाएगा, उनको कैसे लाया जाएगा, उनको क्या क्या खिलाया जाएगा, उनको खाना कैसा दिया जाएगा। ठीक है ना। उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता तो कैसे लिया जाएगा। जैसे देखिए, एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं छोटा सा। जैसे कि आपने देखिए, आप गाँव बस्ती या नगर किसी में कहीं रहते हैं तो जो थाने होते हैं उसमें छोटे छोटे लॉकअप बने होते हैं। ठीक है। आपके पड़ोस में से आपका कोई संबंधी कोई भी गिरफ्तार हो जाता है तो आप देखते हैं उसके लिए खाना लेके जाते हैं। ठीक है। या उससे मिलने जाते हैं। तो देखिए वहाँ पे क्या होता है कि देखिए, थाने के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा अनुदान दिया जाता है, यानी कि पैसा दिया जाता है कि इसी चीज़ से आप जो भी थाने में कैदी वगैरह आते हैं उनके स्वास्थ्य की सबकी रक्षा करना आपका दायित्व है। ठीक है। देखिए, जैसा कि आप सेक्शन 55 पढ़ते हैं CRPC का, जहाँ बताया गया है कि हवालात में रखे कैदी की सुरक्षा का दायित्व इस पर होगा, थाने के वरिष्ठ अधिकारी पर होगा। ठीक है। 55A में ये बता दिया गया है। ठीक है। अब वही बात हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अभिरक्षा में रखने का नियम क्या है। तो अभिरक्षा का रखने के नियम यही है कि इसको कैसे ले जाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा, कैसे उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसको क्या खाना खिलाया जाएगा। ठीक है। कितने समय तक हम इसको यहाँ रख सकते हैं, इतने समय के बाद हमको इसको जेल भेजना है, किस कंडीशन में इसको हमको हथकड़ी लगानी है, ये लगाना है, सब कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है। तो 157 से 164 तक अभिरक्षा में रखने के नियम बताए गए हैं। ठीक है। तो देखिए, इसमें 8 नियम बताए गए। पहला नियम क्या है, ये बताता है कि पहला, जैसा मैंने आपको बताया था कि बंदियों को ले जाने और लाने का उत्तरदायित्व, ये पैरा 157। ठीक है। ये क्या बात करता है, ये बात करता है कि देखिए, जब किसी कैदी को मतलब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, तो उसको हवालात में रखना यानी अभिरक्षा में रखना। ठीक है। और उसके बाद उसको न्यायालय में ले जाने के लिए जो भी सावधानी बरती जाएंगी उसका उत्तरदायित्व किस पर होगा, उसका उत्तरदायित्व थाने के वरिष्ठ अधिकारी पर होगा। ठीक है। और वह उन व्यक्तियों को थाने में रखने के लिए, हवालात में रखने के लिए क्या करेगा, उनको सभी उपलब्ध, जैसे जो भी खाने के बर्तन, ठीक है ना, पहनने के जो भी होते हैं बर्तन वगैरह, मतलब कपड़े वगैरह जो भी सब है उपलब्ध कराएगा। ठीक है। और किससे, जो पुलिस अधीक्षक जो आपका SSP होता है उससे जो अनुदान थाने को मिलता है उससे इन चीज़ों को खरीदेगा। ठीक है ना। जब कंबल हुआ, लोटा हुआ, बर्तन हुआ, बाल्टी हुआ, ये सब कुछ क्या करेगा, इनसे खरीदा कि ये कैदियों के यूज में आएंगे। ठीक है। और क्या बताया गया इसमें कि मान लीजिए कब ठंड का समय है, बारिश का समय है, तो उसके लिए भी विशेष व्यवस्था करेगा। जैसे मान लीजिए पानी को रोकने के लिए टीन पड़वा दिया या टाट के बोझ लटका दिए। ठीक है ना। इन सब की व्यवस्था भी किससे करेगा, जो पुलिस अधीक्षक से उसको जो अनुदान मिलता है इन सब से उसको क्या करेगा, इन सब से मतलब एक सामान को खरीदेगा, उनको उपलब्ध कराएगा। ठीक है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें को मतलब पूरा करने का दायित्व जो किसके ऊपर होता है, वो थाने के वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर होता है। ठीक है। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, पुलिस अधीक्षक से द्वारा इसको पैसा दिया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, हवालात में कैदियों को रखने की संख्या, मतलब हवाला बंदियों को ले जाने और रखने का उत्तरदायित्व किसका होता है, थाने के वरिष्ठ अधिकारी का। ठीक है। उनको आपके हवालात से न्यायालय तक पहुंचाना है तो उसमें जो सावधानी बरती जाएगी, वो किस गाड़ी से लिया जाएगा, तो ये सब दायित्व किसका है, ये सब दायित्व भी थाने के वरिष्ठ अधिकारी का होता है। ठीक है। आपने रोड पर देखा होगा, देखिए जैसे कैदियों को एक बड़ी वाली वैन में भर के लिया जाता है। ठीक है। वो जेल से आते हैं, अब थाने से भी लिया जाता है, तो थाने से तो बड़ी गाड़ी नहीं मिलती है, थाने से क्या होता है, छोटी गाड़ी होती है। ठीक है ना। उसमें बैठा कर उनको ले जाया जाता है। तो ये सब किसका अधिकार होगा, ये सब अंडर में जो होता है ये सब थाने के वरिष्ठ अधिकारी में। क्योंकि जो हम बात पढ़ रहे हैं, देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम, गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने और अभिरक्षा में रखने के नियम हम पढ़ रहे हैं थाने के बारे में, जो थाने में गिरफ्तारी के बाद, ना कि हम जेल न्यायिक अभिरक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। न्यायिक अभिरक्षा के नियम अलग होते हैं और थाने की अभिरक्षा के नियम अलग होते हैं। ठीक है। ये आपकी पुलिस अभिरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, हम न्यायिक अभिरक्षा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा इसमें क्या बताया गया है, हवालात में जो कैदी होते हैं उनकी संख्या का निर्धारण। ठीक है। जो जिले का पुलिस अधीक्षक होता है, ठीक है, उस पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वह इस चीज़ का निर्धारण करेगा कि किसी थाने की मतलब थाने के अंदर कितने कैदियों को रखा जाएगा। ठीक है। उसके लिए उसका एक नियम बनाया गया है कि एक प्रति व्यक्ति के लिए जो स्थान दिया जाएगा वो 36 वर्ग फीट और 540 घन फीट इतनी जगह एक कैदी के लिए दी जाएगी। ठीक है। इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका निर्धारण जिले का पुलिस अधीक्षक करेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ से छोटे छोटे पीढ़ी के की पॉइंट बन जाते हैं कि थाने में रखने के वरिष्ठ अधिकारी, मतलब थाने में कैदियों की संख्या होती है, उसका निर्धारण कौन करेगा। अभी तो हम पढ़ते आ रहे थे कि देखिए जो दायित्व किसका हो रहा था, थाने के वरिष्ठ अधिकारी का। ठीक है। लेकिन उनको रखने का दायित्व किसका हो गया,
संख्या का निर्धारण पुलिस अधीक्षक का, ठीक है। तो उनको रखने की जो देखिए उत्तरदायित्व किसको सौंप दिया गया है, वो एसएसपी को सौंपा गया है, ठीक है। तो प्रति यहाँ देखिए प्री में यही बन सकता है कि मान लीजिए प्रति व्यक्ति कितना जगह मिलेगी, ठीक है। तो 36 वर्ग फीट और 540 घन फीट जगह उसको प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी जाएगी, ठीक है। दूसरा, अब मान लीजिए थाने में इतनी जगह नहीं मिलती और कैदियों की संख्या हो जाती है ज़्यादा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में एक बताया गया है कि देखिए नियर बाई यानी पास के पड़ोस में कोई क्वार्टर, कमरा, घर, मकान, ठीक है, कोई भी जगह खाली है जहाँ पे आराम से कैदी को रखा जा सके, वहाँ सुरक्षा प्रदान की जा सके और उसको किराए पे लिया जा सके, तो वहाँ पे पुलिस अधीक्षक ऐसी जगह को किराए पर लेकर वहाँ कैदियों को रख सकता है, ठीक है। या कोई खाली जेल है, कमरा है, क्वार्टर है, घर है, मान लीजिए अब ये हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये जेल है। अब वो क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको बच्चों के हिसाब से, मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी? ज़्यादा हो गई। तो हम क्या करेंगे? इसके बगल वाला कोई कमरा खाली हो, इस बिल्डिंग में कोई और जगह खाली हो, उसके अगल बगल में कोई जगह खाली हो, तो हम वहाँ पे जगह ले लेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ बताई गई है कि जब जेल में, थाने में जब कैदियों को रखने की संख्या कम, मतलब जगह कम पड़ रही हो, तो बगल के कोई क्वार्टर, कमरा, किराए मकान या खाली जेल किसी को भी किराए पे लिया जा सकता है, जहाँ पे उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके, उनको रखा जा सके, ठीक है। तो ये 2 नियम आपको बता दिए गए। अब इसमें देखिए तीसरा नियम क्या बनता है? ये बनता है कि स्वस्थ तथा बीमार कैदियों की खुराक, ठीक है। ये बताता है कि देखिए जो थाने में आपके हवालात में जो कैदी रखे गए, ठीक है, तो उनके पहले स्वास्थ्य की जानकारी ली जाएगी, कौन स्वस्थ है, कौन बीमार है, क्या है, ठीक है। तो उनको उसी हिसाब से खाना दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए किसी को लूज मोशन हो रहे हैं तो उसको मटर पनीर तो खिलाया नहीं जाएगा, ठीक है ना, उसको वही खिचड़ी दी जाएगी हींग वाली। और किसी का अच्छा स्वस्थ परिवार तो उसको एक भरपूर मतलब स्वादिष्ट भोजन दिया जाएगा, ठीक है। उनके मतलब सेहत के अनुसार उनको भोजन दिया जाएगा, ठीक है, उन्हीं हिसाब से। और उसमें देखिए और क्या बात करता है, ये बात करता है कि स्वस्थ तथा बीमार कैदियों की खुराक क्या होगी। तो उनको खुराक जो मतलब खाना जो दिया जाएगा उनके सिचुएशन के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है ना। कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई बीमार है, तो उनकी कंडीशन जैसी होगी उनको इसी प्रकार से खाना दिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि किसी ज़्यादा बीमार व्यक्ति को ज़्यादा चटपटा भोजन दे दिया जाए और जो अच्छा खासा स्वस्थ है उसको एक मतलब एक बिना टेस्ट वाला भोजन दे दिया जाए, ठीक है। तो ये भोजन की बात करता है कि जो भोजन दिया जाएगा, जो खाना दिया जाएगा, स्वस्थ तथा बीमार व्यक्तियों को उनके सिचुएशन के हिसाब से खाना दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो छोटी सी निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है कि मान लीजिए किसी कैदी को ले जाया जा रहा है, ठीक है। अब ये देखिए गाड़ी में उनको ले जाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ से न्यायालय। अब जो व्यक्ति ले जा रहा है, ठीक है, जिसको ले जाने का जिसका दायित्व अधिरोपित किया गया, जहाँ थाने के भाषा अधिकारी पर क्या दायित्व अधिरोपित किया गया, ठीक है, या किसी और व्यक्ति पर, इनको आपको न्यायालय से मतलब थाने से न्यायालय तक ले जाना, ठीक है। तो वो व्यक्ति बताएगा कि इनको खाना के रास्ते में कैसा दिया जाए, तो वो खाना फिर इसके हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। क्यों? तो देखिए हो सकता है थाने से न्यायालय की दूरी जो ज़्यादा हो और उनको कुछ ऐसा खाना दे दिया जैसे कि उनकी कंडीशन रास्ते में ख़राब हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए उनका क्या होगा, गाड़ी रोकनी पड़ेगी, उनको तानना पड़ेगा, तो वहाँ कैदियों की भागने की संभावना हो जाती है। तो उनको ले जाते समय भी खाना ऐसा दिया जाएगा जो उनको ले जाने वाला जो जिसका प्राधिकार दिया गया है वो उनको बताएगा इनको खाना कैसा दिया जाए, ठीक है। तो ये जो तीसरा जो देखिए थर्ड पॉइंट जो बात करता है वो यही बात करता है कि स्वस्थ और बीमार जितने भी कैदी हैं उनको उनके सिचुएशन के हिसाब से खाना दिया जाएगा, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को थाने से हवालात में मतलब हवालात से न्यायालय में ले जाया जा रहा है तो उनको उसी हिसाब से खाना दिया जाएगा ताकि उनकी रास्ते में कोई हालत या सिचुएशन ख़राब ना हो या बीमार ना पड़े, ठीक है। तो देखिए ये जो था ये पैरा 158 था, ठीक है, ये पैरा 159 है, ठीक है। अब बात करके चौथे पॉइंट की, ये बात करता है कि कैदियों को अधिक समय तक हवालात में रखना, ठीक है। ये बात करता है कि जैसे किसी जब व्यक्ति को किसी को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, एक देखिए रूल होता है इनका, एक रूल क्या होता है, सरकारी आदेश मैनुअल जिसको हम बोलते हैं, उसमें नियम बता दिए गए हैं कि देखिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कैसे हम रखे जाएंगे। इसके लिए देखिए छोटा सा का पॉइंट बताता हूँ, जैसे आप 167 पढ़ते हैं और CRPC का सेक्शन 57 पढ़ते हैं, जैसे बताया गया है किसी व्यक्ति को जब बिना वारंट गिरफ्तार किया जाता है तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उसको 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता, ठीक है। और उसको उससे ज़्यादा निरुद्ध रखना वो आवश्यक समझता है तो उसको क्या करना होगा, उसके लिए उसको मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करना पड़ेगा कि हम इसको अधिक समय तक निरुद्ध करना चाहते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पर करता है, क्या करता है कि कैदियों को अधिक समय तक हवालात में नहीं रखा जाएगा। जब किसी कैदी को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, तो देखिए वो सुनिश्चित करेगा कि इसको कितने समय के अंदर हमको न्यायालय में पहुँचाना है, ठीक है। दूसरा
कि हमको यहाँ कितने समय के अंदर न्यायालय पहुँचाना, कितने समय के बाद उसको हमें जेल में पहुँचाना, ठीक है। जब इसको वो जेल में ले जाएगा तो उसके पास क्या होगा, एक वारंट होगा जेल में जाने का, कि हमको इसको कितने समय के अंदर का जेल में पहुँचाना है, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट का उसको आदेश मिलता है तो उसके हिसाब से वो हवालात में रख सकता है, लेकिन इसके ज़्यादा समय तक वो हवालात में नहीं रह सकता, ठीक है। तो चौथा पॉइंट जो हमारा बात करता है वही कहता है कि अधिक समय तक जो कैदी होते हैं उनको हवालात में कितने समय तक रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं चौथा पॉइंट आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। जब सरकारी आदेश मैनुअल के अनुसार विचाराधीन कैदियों को इतने विलंब तक न्यायालय में न रखा जाएगा जिससे हवालात के समय के बाद जेल या हवालात में उनका प्रवेश कराने की आवश्यकता हो, ठीक है। ये बात करता है कि हवालात के बाद जितने समय का जो हमने बताया था सरकारी मैनुअल जो आदेश होता है उसमें बताया गया है कि आपको पुलिस अधीक्षक से इतने समय के बाद आपको उनको जेल भेजना है, ठीक है। तो उससे अधिक समय तक उसको हवालात में नहीं रख सकते हैं, उसके बाद आप उसको जेल भेज देंगे, ठीक है। तो यही बात करता है चौथा पॉइंट आपका, ठीक है। और ये पैरा कौन सा हो गया, पैरा 160 हो गया, ठीक है। देख फिफ्थ पॉइंट क्या बात करता है, फिफ्थ पॉइंट ये बात करता है कि देखिए जब हवालात में जब कैदी बंद किए जाते हैं तो कैदी देख कैसे भी हो सकता है, कोई बीमार है, कोई लंगड़ा है, कोई पागल है, ठीक है ना, कोई संदिग्ध है, ठीक है। तो जो 5 पॉइंट जो बात करता है, 5 पॉइंट कौन सा है, यानी कि पैरा 161 यही बात करता है कि जो पागल व्यक्ति होते हैं, चित्त विकृत, जिनको विधि द्वारा घोषित कर दिया कि चित्त विकृत हैं, तो उनको स्वस्थ जो कैदी होते हैं उनसे अलग रखा जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि पागल व्यक्ति है तो उसको स्वस्थ व्यक्तियों के साथ डाल दिया जाए, ठीक है। क्यों, या तो उनको परेशान कर देगा बहुत ज़्यादा, या उनके साथ मार कुटाई पिटाई कुछ भी करेगा, ठीक है, क्योंकि पागल तो पागल होता है, ठीक है ना। तो ये जो बात पैरा 161 जो बात करता है वही बात करता है कि जो पागल या चित्त विकृत व्यक्ति जो हवालात में कैदी हैं उनको स्वस्थ व्यक्तियों के साथ नहीं रखा जाएगा। अगर कोई कैदी संदिग्ध है, ठीक है ना, मान ली संदिग्ध कैसे, जिस पर बहुत बड़े आरोप का कोई मतलब जुर्म का अपराध का आरोप लगाया गया जैसे टेररिस्ट वगैरह है, तो उसको भी सामान्य कैदियों के साथ नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बारे में देखिए पैरा 160 बात करता है कि पागल व्यक्ति या संदिग्ध व्यक्तियों को स्वस्थ कैदियों के साथ नहीं रखा जाएगा, उनको उनसे अलग रखा जाएगा, ठीक है। 6 पॉइंट यानी कि पैरा 162 देखिए अब क्या बात करता है, ये बात करता है कि जो अभ्यस्त लड़कियां होती हैं, मान लीजिए कोई अभ्यस्त लड़की है, ठीक है, या तो किसी अपराध में पकड़ी गई है या कोई कोई भटकी हुई लड़की है, जैसे भी जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो यहाँ पे प्रावधान किया गया है 162 में, पैरा 162 में, कि उस अभ्यस्त लड़की को, ठीक है, उसको पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको कहाँ रखा जाएगा, अब भाई उसको रखना तो है, तो उसको देखिए चिकित्सालय जो होता है अस्पताल, ठीक है, तो उसको कहाँ रखा जाएगा, उसको किसी अस्पताल में डिस्पेंसरी में रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ भी कितने दिन तक रख सकते हैं, वहाँ सिर्फ 15 दिन तक रख सकते हैं, ठीक है। और 15 दिन से अलग मतलब उसको हम ज़्यादा 15 दिन से, भाई देखिए यहाँ पे जो हम मान ली कोई अवश्य लड़की है, ठीक है, इसको देखिए पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अब इसको कहाँ रखा जाएगा, इसको या तो किसी अस्पताल में या किसी डिस्पेंसरी में, ठीक है। लेकिन कितने दिन रख सकते हैं इसको, हम इसको जो रख सकते हैं देखिए सिर्फ 15 दिन रखेंगे, ठीक है। अगर अब हम इसको 15 दिन से अधिक रखना चाहते हैं, ठीक है, जैसा कि हम पढ़ रहे थे पीछे कि 15 दिन से अगर कैदी को कुछ नहीं रखना है तो न्यायालय के आदेश के बिना रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जब अवयस्क लड़की जो भटकी हुई अवयस्क लड़कियाँ होती हैं और जब उनको हमें 15 उसको पुलिस अभिरक्षा में तो हम रख नहीं सकते, तो उसको किसी अस्पताल या डिस्पेंसरी में रखा जाएगा। लेकिन वहाँ भी कितने दिन तक, 15 दिन तक। अगर 15 दिन से हम उसको ज़्यादा रखना चाहते हैं तो हमको जिला परिषद की परमिशन लेनी होगी, ठीक है। बिना जिला परिषद की परमिशन के बिना हम उसको 15 दिन से अधिक वहाँ नहीं रख सकते, ठीक है। दूसरा, अभ्यस्त लड़कियों को जो डिस्पेंसरी में अस्पताल में रखा जाएगा उनको कैदी या अपराधी के रूप में नहीं रखा जाएगा, उनको वहाँ सिर्फ क्या करेगा, भोजन खाने वाले व्यक्ति के तौर पर रखा जाएगा, ठीक है। तो ये यही बात करता है कि देखिए जब किसी अस्पताल में किसी अवयस्क भटकी हुई लड़की को पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, जब उनको किसी को अभी मतलब अस्पताल या डिस्पेंसरी में रखा जाता है तो उनको एक भोजन करने वाले रोगी के तौर पर या व्यक्ति के तौर पर उनको वहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। तो यही बात देखिए पैरा 162 में बताया गया है कि जब किसी अवयस्क लड़की को जो भटकी हुई होती है उनको पकड़ लिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनको पुलिस अभिरक्षा में नहीं भेजा जाएगा, उनको किसी अस्पताल या डिस्पेंसरी में रखा जाएगा बतौर भोजन करने वाले व्यक्ति के या रोगी के तौर पर, ना कि उनको ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि आप कोई अपराधी हैं या आपने कोई अपराध किया, ठीक है। उनको ट्रीट कैसे किया जाएगा कि आप यहाँ से भोजन करते हैं, आप रोगी हैं, ठीक है।
सिर्फ वहाँ पर कितने दिन लग सकता है? 15 दिन। और 15 दिन से अधिक रखना चाहता है तो उसको जिला परिषद की परमिशन लेनी होगी, ठीक है। पैरा 162 में यही बात करी गई है, ठीक है। 7 पॉइंट यानी कि पैरा 163 क्या बात करता है? ये करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को बेरक्षा में रखते समय सावधानी क्या क्या होंगी, ठीक है। तो देखिए ये जो बात करता है, ये बात करता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको हमने गिरफ्तार किया है, ठीक है। अब उसको हमको बेरक्षा में रखना है, ठीक है। अब उसको कोई ऐसी बीमारी है कि अगर उसको हम वहाँ से हटाते हैं, ठीक है, तो उसको हटाने में हमको बहुत ज़्यादा जोखिम हो जाएगा, ठीक है। उसको कोई ऐसी बीमारी या कुछ भी है और बिना जोखिम उठाए उसको वहाँ से वहाँ अदर जगह ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, तो वह पुलिस अधिकारी क्या करेगा? उसका रहने सहने का बंदोबस्त उसी स्थान पर कर देगा, ठीक है। तो देखिए जो पैरा 163 यही बात बोलता है कि जब किसी गिरफ्तार व्यक्ति को बेरक्षा में रखा गया हो परंतु उसका स्वास्थ्य ऐसा है कि उसको बिना जोखिम के अन्य स्थान पर नहीं हटाया जा सकता है, तो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी उसे जहाँ पर है वहीं रखने का समुचित प्रबंध करेगा, ठीक है। देखिए कैसे इसको यहाँ समझते थोड़ा सा। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमने गिरफ्तार किया, ठीक है, ये क्या कह दिया है। अब इसको कोई बीमारी कैसी है कि इसको कोई ऐसी बीमारी है कि मान लीजिए इसकी टांग है और टांग में इतना गहरा जख्म है कि इसको चल नहीं सकता, अगर चला तो हो सकता है कि इसको कोई इन्फेक्शन हो जाए, इसकी टांग हमको कटवानी पड़ जाए, ठीक है। तो डॉक्टर ने इसको मना कर दिया है कि ये 15 दिन तक सिर्फ लेटा रहेगा, इसको चलने फिरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अगर ये 1 मीटर भी चला या यहाँ से हिला तो इसकी टांग कटवानी पड़ सकती है, ठीक है। अब तो उसको पुलिस अधिकारी क्या करेगा? जहाँ रखा हुआ है जिस जेल में, ठीक है, तो इसको वहीं रहने का प्रबंध करेगा, ठीक है ना। मतलब समुचित प्रबंध वहीं कर देगा जहाँ पे व्यक्ति वो है। या वहाँ जैसे मान लीजिए अस्पताल से लाए, डॉक्टर ने बोला कि भाई इसको 15 दिन से पहले ना तो हिलाना डुलाना, बस लिटा के रखना है, और तुमने ला के उसको कहाँ रख दिया? थाने के कोई बगल में कोई कमरा था वहाँ रख दिया, ठीक है, कि शाम को इसको सब टाइम मिलेगा जेल में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अब लग रहा है कि हम उसको यहाँ से हिलाएंगे डुलाएंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको क्या करेगा? वहीं पे जहाँ पे रखा था वहीं पे उसका प्रबंध कर देगा, आप यहीं रहिए, आपका यही अभी अच्छा, यही आपकी जेल है, लॉ का जो भी है वो यही है, ठीक है। तो ये प्रावधान क्या किया गया है? प्रावधान 163 में किया गया है। अब देखिए पैरा 164, पैरा 164 बात करता है, वो करता है किशोर अपराधियों से पुलिस द्वारा व्यवहार। देखिए जो किशोर अपराधी होते हैं, ठीक है, किशोर अपराधी जाने से पहले हम देखिए सेक्शन बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 82 और 83 की, ठीक है, जो बात करते हैं 7 साल के बच्चे का अपराध या 7 साल से अधिक या 12 साल से कम। 7 साल के अपराध को न्यायालय क्या करती है? उसके लिए उसको अक्षम घोषित करती है, ठीक है, उसको दंडनीय नहीं ठहराती है। और जो 7 साल से अधिक है 12 साल से कम है, ऐसे बच्चों को अगर उसकी समझ सोच, उसका दिमाग इतना परिपक्व है, इतना वो मैच्योर है कि वो अपराध को समझ रहा है, तो वो दंडित होगा। अगर 7 साल से अधिक और 12 साल से कम है और नहीं समझ रहा है तो वो भी दंडित नहीं होगा, उसको भी अक्षम घोषित करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या बात करिए कि किशोर अपराधियों से पुलिस द्वारा व्यवहार। अब यहाँ देखिए व्यवहार 2 तरीके से किया जाएगा, ठीक है। पहला क्या? देखिए अगर बरेली किशोर, जो बरेली का जो किशोर आपका वो है, किशोर मतलब जेल जो होती है वहाँ से जिन व्यक्ति को छोड़ा जाता है, ठीक है ना। देखिए 2 बात करते हैं हम, जो बरेली किशोर, जो बरेली की जो किशोर जेल है, अगर वहाँ से किसी व्यक्ति मतलब किशोर को छोड़ा जाता है तो उसको छोड़ते समय जो पुलिस अधिकारी जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी उसको मतलब उसके बारे में जानकारी रखने के लिए, रजिस्टर तैयार करने के लिए, तो वैसे उसकी क्या करेगा? हम सिर्फ देखिए बरेली जो किशोर जेल है उससे छूटने वाले किशोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको छोड़ने के बाद जिस अधिकारी को उसका दायित्व सौंपा गया है तो उसका बस एक ही दायित्व होगा कि वह उस व्यक्ति की, उस किशोर की सिर्फ हिस्ट्री शीट जो होती है उसको तैयार करेगा, ठीक है। उसके सिवाय वो उसके लिए कोई काम नहीं करेगा। अगर बरेली जेल के अतिरिक्त अन्य किसी किशोर जेल से कोई किशोर छोड़ा जाता है तो उसके प्रति पुलिस अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उसको पूरी सुरक्षा के साथ उसके घर तक छोड़ें, ठीक है। यहाँ हम 2 चीज़ पढ़ने को मिलती हैं। देखिए बरेली किशोर जेल अलग हो जाती है अगर, क्योंकि देखिए बरेली किशोर जेल में जो बच्चा रखे जाएंगे वो ज़्यादा मतलब खुखार जो किशोर अपराधी होते हैं उनको रखा जाता है, ठीक है। उनको छोड़ते समय उनको सिर्फ उनकी हिस्ट्री शीट तैयार की जाएगी, वहाँ से उनको फिर छोड़ दिया जाएगा, उनको घर तक पहुँचने के लिए कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, ठीक है। लेकिन अन्य किसी किशोर जेल से, बरेली किशोर जेल से अतिरिक्त छोड़ा जाता है तो उसको पूरी सुरक्षा के साथ, उसके घर तक पूरी सुरक्षा के साथ उसको छोड़ा जाएगा, ठीक है। ये इसके नियम बताए गए थे, ठीक है। तो देखिए गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने और उसको हवालात में रखने के नियम क्या क्या थे आपने समझ लिया होगा। 156 मैंने आपको बता दिया था कैसे उसको गिरफ्तार करने वाला अधिकारी कैसे कैसे किन उपबंधों के अधीन रहते उसको छोड़ सकता है, कब नहीं छोड़ सकता है, किस किस कंडीशन में, ठीक है।
और अन्वेषण अधिकारी को क्या क्या पावर थी, थाने के भाषा अधिकारी को क्या क्या पावर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि अभिरक्षा में रखने का नियम क्या होगा। तो 157 से 164 पैरा में हमने यही पढ़ा था कि उसको नियम क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नियम जो पैरा 157 जो बताता था कि बंदियों को लाने ले जाने का, उनको रखने के संबंध में क्या क्या थाने के भाषा अधिकारी के कर्तव्य होंगे। ठीक है, दूसरा क्या था कि हवालात में कैदियों की संख्या का निर्धारण पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जाएगा। उनको कितना, एक मतलब हवालात में कितने कैदी रखे जाएंगे, एक व्यक्ति को कितना स्थान मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादा व्यक्ति हो जाते हो क्या क्या उसमें कंडीशन लागू हो जाएंगे। ठीक है, स्वस्थ व्यक्तियों कैदियों को बीमार कैदियों के साथ नहीं रखा जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये था, यानी पैरा 159। चौथा पॉइंट इसका ये था कि कैदियों को अधिक समय तक हवालात में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद उनको अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाएगा, जो सरकारी मैनुअल आदेश के अनुसार। इसका प्रावधान एक पैरा 160 में कर दिया गया। पागल व्यक्तियों को या संदिग्ध व्यक्तियों को स्वस्थ अपराधियों के साथ नहीं रखा जाएगा। ठीक है, 161 इसी बात करता है। ठीक है, अभ्यस्त के जो लड़कियां होती हैं भटकी, उनको पुलिस अधीक्षक में नहीं रखा जाएगा। पुलिस अधीक्षक में रखकर उनको कहाँ रखा जाएगा, डिस्पेंसरी अस्पताल में रखा जाएगा, जहाँ उनको 15 दिन से अधिक नहीं रखा जा सकता है। अगर 15 दिन से अधिक रखना चाहते हैं तो उसको आपके सुरक्षा परिषद की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, 162 पैरा में ये बताया गया। 7 पॉइंट यानी कि पैरा 163 जो बताता है गिरफ्तार व्यक्ति को अधीक्षक में रखते सावधानी। कोई व्यक्ति बीमार है, गंभीर बीमारी से असक्त है, तो उसको वहीं पर उसको सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी, उसको वहाँ से मतलब ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो इसका लास्ट नियम था यानी कि पैरा 164 जो बात करता है कि किशोर अपराधी के बारे में हमने 2 जेल पढ़ी, बरेली किशोर जेल और भी अन्य जेल किसी भी मतलब जिले की हो। ठीक है, जो बरेली से छोड़े जाएंगे उनको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, और जो अन्य किशोर जेल से छोड़े जाएंगे उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी घर तक छोड़ने तक। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, और लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक एंड कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।